आज मैं आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि मैं चैप्टर 1 के अंदर मैं इंडेक्स प्रॉपर्टी और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। वाटर कंटेंट को W से डिनोट किया जाता है। W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट होता है, और इसका जो रेंज है, वाटर कंटेंट का रेंज 0 से 1 के बीच ले सकते हैं। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में मेरा आता है। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए इसको 0 से 1 के बीच में रखा है। वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे कि वेट ऑफ वाटर अगर वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाता है तो वाटर कंटेंट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से हम रेशियो निकाल के वाटर कंटेंट चेक करते हैं किस रेंज में है और कितना है। नेक्स्ट है वॉइड रेशियो। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो का जो लिमिट है ये नेवर बी लेस देन 0। वॉइड रेशियो 0 से कम नहीं हो सकता है। वॉइड रेशियो हमेशा ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। वॉइड रेशियो जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। कैसे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसका कोई स्पेसिफाइड वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से छोटा ही होगा। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाए, ठीक है, तो वॉइड रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये 0 से बड़ा होगा। हमेशा हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से का रेशियो जब लेंगे तो 0 से बड़ा होगा। 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी सॉइल हम यदि लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स होते हैं, या तो वो एयर के फॉर्म में मिलेंगे या वाटर के फॉर्म में मिलेंगे। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। तो इसमें यदि फुली ये 2 फेज सिस्टम में यदि हम देखते हैं, अगर फुली सेचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है। और यदि ड्राइड कंडीशन में है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वॉइड रेशियो जो है हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हमने ईटा से डिनोट किया है, और पोरोसिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी जो है इसका रेंज 0 से 1 के बीच में होता है। पोरोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है वो केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो नहीं सकता है। ये यदि हम इसको मानते हैं 1, पोरोसिटी का 1 मानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है टोटल वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। जबकि अगर सारा वॉल्यूम मेरा वॉइड से ले लेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहाँ से हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी जो है 1 से हमेशा कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। इसका रेंज हम याद रखेंगे। पोरोसिटी का रेंज जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 से 100% के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट।
यहाँ पे ये ध्यान देंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइट। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वाइट्स का वॉल्यूम है। वाइट्स वॉल्यूम ऑफ वाइट्स मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी, ये दोनों का समेशन हो सकता है जो आपका गिवन होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम वाइट डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो रेंज है 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 1, लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो 0 से 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को ऐसी से डिनोट किए हैं, एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। एयर कंटेंट को जो हम डिनोट करते हैं तो ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट हैं। यदि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो है उसमें कितने वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है उसको हम एयर कंटेंट बोलेंगे। एयर कंटेंट का रेंज सेम डिग्री ऑफ सेचुरेशन के रेंज ऐसा ही लेंगे, 0 से 1 के बीच में। 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, मे बी 1 और लेस देन इक्वल टू 1। कंटेंट, एयर कंटेंट जो है वो तो हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है वो एयर कंटेंट बताता है। इसका रेंज 0 या उससे बड़ा या 1 या उससे छोटा, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में वॉल्यूम ऑफ एयर कितने प्रेजेंट है, जस्ट इसके आगे देखेंगे परसेंटेज एयर कंटेंट। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, जो सॉइल का टोटल वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है ये हमें परसेंटेज एयर कंटेंट बताता है। और इसका रेंज 0 या इससे बड़ा और 1 से छोटा। परसेंटेज एयर कंटेंट 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 के इक्वल नहीं होता है। एयर कंटेंट परसेंटेज एयर कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे देखिएगा, इसका जो बाउंड्री कंडीशन है। एयर कंटेंट जो है 1 हो सकता है, 1 से हमेशा स्मॉल होगा या 1 होगा, लेकिन परसेंटेज एयर कंटेंट 1 से हमेशा ऑलवेज भी लेस देन 1। तो ये देखेंगे कैसे, जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर है मेरा, वॉल्यूम ऑफ एयर में यदि हम इसको 0 सपोज करते हैं तो परसेंटेज एयर कंटेंट कितना आ जाएगा 0। यदि इसको 1 मानते हैं, खुद देखिए ना, अगर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अगर मेरा 100% है तो उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा। 100% में टोटल तो वॉल्यूम ऑफ एयर हो नहीं सकता है, वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है टोटल, उसमें से कुछ तो कम ही होगा ना वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर टोटल वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर तो होगा, वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ एयर लिए हैं, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ एयर कम ही होगा। तो इसका जब रेशियो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर का तो ये हमेशा 1 से कम आएगा। अब कुछ हम रिलेशनशिप देखते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी का। जैसे हमें वाइट रेशियो दी हुई रहेगी और पोरोसिटी निकालना है, तो इसका कुछ इस तरीके से डिराइव्ड फॉर्मूला है। पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ई क्या है, वाइड रेशियो है। ऐसे ही इसको यदि हम डिराइव करते हैं तो एक और शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 1 माइनस ईटा, 1 माइनस पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 प्लस ई, यानी कि वाइड रेशियो। नेक्स्ट है वाइड रेशियो। यदि वाइड रेशियो निकालना हो और पोरोसिटी दिया हुआ हो तो इसको हम देखेंगे ई इज इक्वल टू ईटा, मतलब पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। नेक्स्ट है, अब यहां पे हम ये देखेंगे परसेंटेज एयर कंटेंट। हमें परसेंटेज एयर कंटेंट दिया हुआ है या परसेंटेज एयर कंटेंट निकालना है, तो किस तरीके से, तो एयर कंटेंट और पोरोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमें परसेंटेज एयर कंटेंट देता है। नेक्स्ट है, हमेशा एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब कि S प्लस AC इज इक्वल टू
1 होता है। ये डेराइव्ड है, ये सारा डेरिवेशन के बाद ही ये इस तरीके से आया है। जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन S, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, प्लस करेंगे एयर कंटेंट, एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद कुछ देखते हैं नेक्स्ट, यूनिट वेट निकालने का क्या तरीका है। सो गामा से डिनोट करते हैं, गामा इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ये बल्क यूनिट वेट है, सॉइल का बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट इक्वल टू होता है वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब ड्राई यूनिट वेट देखेंगे, ड्राई यूनिट वेट में वेट ऑफ सॉलिड लेंगे डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेचुरेटेड यूनिट वेट। सेचुरेटेड के समय पे जो हम वेट लेते हैं, सेचुरेटेड वेट लेते हैं, सेचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम। गामा सॉलिड का देखते हैं, सॉइल का वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गामा सबमर्ज्ड के लिए फॉर्मूला होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है और यूनिट वेट ऑफ सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल यहाँ लेंगे तो मेरा गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा। गामा सेचुरेटेड का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि याद रखने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कभी कोई भी एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो ये गामा सेचुरेटेड का फॉर्मूला है। गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट सॉइल का प्लस ईटा पोरोसिटी इंटू गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू गामा ड्राई प्लस एन इंटू ईटा, ईटा इंटू गामा डब्ल्यू, ये याद रखेंगे। अब कभी कभी हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे यूनिट वेट जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, तो इसका हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। गामा जो सॉलिड का है सबसे ज्यादा इसका जो यूनिट वेट होता है, मैक्सिमम यूनिट वेट होता है गामा सॉलिड का, उससे कम होगा गामा सेचुरेटेड, उससे कम होगा गामा बल्क जो कि नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, उससे कम यदि आते हैं गामा ड्राई लेंगे, और सबसे जो मेरा छोटा होता है वैल्यू वो गामा सबमर्ज्ड का होता है। तो ये भी याद रखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक होता है अपीरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देखेंगे सॉइल सॉलिड का, तो सॉइल का यूनिट वेट डिवाइड बाय वाटर का यूनिट वेट, ये मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का आ जाता है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी हम यही देखेंगे कि ये गामा बल्क होता है डिवाइड बाई गामा ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये गामा बल्क ये जो होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसका हम जब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जब हम देखेंगे तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है, सॉइल सॉलिड्स है, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। गामा सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल जब निकालना रहेगा तो गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू, जी जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट है, जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम गामा सेचुरेटेड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कोई भी 3 प्रॉपर्टी यदि हमें दिए हुए होते हैं तो उससे हम चौथा कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 4 चीज के इंटर रिलेशन है। इसको शॉर्टकट में सहवाग बोल सकते हैं। देखिए SE इज इक्वल टू WG, सहवाग
काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने फॉर्मूला से ट्रिक वाइज याद करने का तरीका थोड़ा सा बताया है, जैसे कि सहवाग इसको SE इज इक्वल टू WG लिख सकते हैं। मैंने ES लिखा है, ES इक्वल टू WG। इसमें यदि हमें कोई भी 3 क्वांटिटी दिए हुए रहेंगे तो चौथा को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि वॉइड रेशियो निकालना है तो वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ रहेगा, डिवाइड में कर देंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो मेरा वॉइड रेशियो। ऐसे ही करके हम इसे निकाल सकते हैं। ड्राई यूनिट वेट, यदि किसी भी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ रहे तो हम उससे बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हैं। बल्क यूनिट वेट दिया रहे तो ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं। हमें वाटर कंटेंट भी दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखते हैं, यदि हमें ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो क्या होगा, बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ड्राई यूनिट वेट के लिए गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो मेरा ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल सैंपल है, जब उसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो, ये करेंगे तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आएगा। आगे देखते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमने निकाला, वैसे वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने का भी एक तरीका है। जैसे टोटल वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला है टोटल वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड मेरा निकल के आ जाएगा। गामा सबमर्ज्ड निकालने का एक फॉर्मूला है गामा ड्राई माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ईटा इंटू गामा W। ये फॉर्मूला से हम गामा सबमर्ज निकाल सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट पुट करके आप न्यूमेरिकल आंसर सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। गामा बल्क का फॉर्मूला, जो नेचुरल कंडीशन में हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है, और निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि है G प्लस SE डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। यहाँ पे G है स्पेसिफिक ग्रेविटी, S डिग्री ऑफ सेचुरेशन, E वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस E जो कि वॉइड रेशियो है, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा कॉमन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कॉमन है। इसी से हम गामा सेचुरेटेड का, ड्राई का, सबमर्ज्ड का, ये सारा हम निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, इसी से सारा डिराइव्ड हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं गामा सेचुरेटेड हमें निकालना रहेगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम जानते हैं S, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो रेंज होता है 0 से लेके 100 तक होता है। मतलब कि परसेंटेज में मैंने बताया, जैसे कि 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी। जैसे फुली सेचुरेटेड, यदि मेरा कोई सॉइल जो है फुली सेचुरेटेड है, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है 100%, यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हम जो है S के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो मेरा गामा सेचुरेटेड जब निकालेंगे तो यहाँ पे S इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो केवल E बचेगा। तो गामा सेचुरेटेड का फॉर्मूला हो जाएगा G प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E गामा W। ये मेरा गामा सेचुरेटेड हो चुका है। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ गामा सेचुरेटेड निकालना हो और पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल हो तो S का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम यहाँ पे पुट करके रखेंगे। जैसे कि 90% सेचुरेटेड है तो 0.9 इंटू वाइड रेशियो करेंगे तो मेरा गामा सेचुरेटेड आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। गामा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालना रहेगा तो G डिवाइड बाई 1 प्लस E गामा W। यहाँ पे देखेंगे ड्राई यूनिट वेट, यहाँ पे ड्राई है यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है मेरा 0 है, तो SE के जगह पे हम 0 पुट करते हैं जैसे ही, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल G बचा हुआ है, तो G डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W, ये मेरा ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। ऐसे ही सबमर्ज यूनिट वेट जो है, सबमर्ज यूनिट वेट का हम फॉर्मूला जैसे कि बताए थे कि ये सबमर्ज्ड का फॉर्मूला आगे जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W होता है, तो उसी से ड्राइव होके ये आया हुआ है। इसको सिंपल तरीके से याद कर लेंगे, G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस C गामा W, ये मेरा गामा सबमर्ज्ड है। इस तरीके से हम सॉइल का हर कंडीशन में उसका यूनिट वेट क्या हो सकता है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज एयर कंटेंट के फॉर्म में निकालना रहे तो गामा ड्राई निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसका होता है 1 माइनस परसेंटेज एयर कंटेंट इंटू G इंटू गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस WG। ये जो WG है ये हम जानते हैं कि किस फॉर्मूले से आया हुआ है, मेरा
सहवाग फॉर्मूला से, जो मैंने पहले बताया था ES इक्वल टू WG। तो यहाँ पे ES के प्लेस पे हम WG रखते हैं। यहाँ पे परसेंटेज एयर कंटेंट का वैल्यू यदि कुछ दिया हुआ रहे तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को पुट करके गामा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका 1 माइनस परसेंटेज एयर कंटेंट इंटू G गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस WG। नेक्स्ट देखते हैं गामा बल्क। गामा बल्क जो नेचुरल कंडीशन में जो मेरा सॉइल एग्जिस्ट करता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है गामा ड्राई प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इनटू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा ड्राई। इस फॉर्मूले से भी हम गामा बल्क निकाल सकते हैं। गामा सेचुरेटेड माइनस गामा ड्राई इक्वल टू ई गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। ये हमने पीछे वाले फॉर्मूले से देखा था, गामा सेचुरेटेड वाला फॉर्मूला जो हम एक यहाँ पे जो फॉर्मूला देखे थे हम। ये देखिए गामा ड्राई प्लस ईटा इंटू गामा डब्ल्यू। ईटा इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, जो हम यहाँ से देखे थे। ये देखिए इस फॉर्मूले से मेरा क्या आया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो सेम यही फॉर्मूला अभी हमने जो देखा यहाँ लास्ट में हमें मिला है। ये इसी तरीके से वैल्यू पुट कर दिया है मैंने। ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई के जगह पे ईटा को हटा के मैंने ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई यहाँ पे पुट किया है। एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गामा ड्राई मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू होता है गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये भी कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके ये एक फॉर्मूला ही है जिसको पुट करके हम डायरेक्ट जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे नेचुरल कंडीशन में यूनिट वेट क्या सॉइल का है, क्या एग्जिस्ट करता है, उसे फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट निकालने का कौन कौन सा तरीका है। कुछ लेबोरेटरी मेथड्स हैं, कुछ फील्ड मेथड्स हैं जिससे हम वाटर कंटेंट कितना सॉइल में कितना वाटर प्रेजेंट है उसे निकाल सकते हैं। तो कुछ शॉर्टकट कुछ फॉर्मूले हैं, 7 फॉर्मूले हैं, 7 मेथड्स हैं जिससे हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, जिसमें से कि हम शॉर्टकट में अल्फाबेट को मैंने लिख रखा है कैप शॉर्ट। ये 7 मेथड हैं जो कि कुछ फील्ड मेथड हैं, कुछ लेबोरेटरी मेथड है जिससे हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं सॉइल से, सॉइल में कितने वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो जैसे कि हम देखेंगे C4 हमने डिनोट करना चाहा है। ये यहाँ पे ये सारा मेथड है, जैसे कि देख सकते हैं ओवन ड्राई मेथड है, इसको हमने O से रखा है। T4 टॉर्जनल बैलेंस मेथड रखा है, R4 रेडिएशन मेथड रखा है, C4 कैल्शियम कार्बाइड मेथड रखा है। ऐसे ही करके हमने पिक्नोमीटर मेथड जैसे P से डिनोट कर रखा है, सैंड बाथ मेथड कर रखा है। इस तरीके से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने लिख रखा है। जैसे कि वाटर कंटेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, वाटर कंटेंट इक्वल टू हम जानते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है, और वेन ड्राई मेथड में इस फॉर्मूले से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर मेथड का। पिक्नोमीटर मेथड में भी हम इस फॉर्मूले को, पिक्नोमीटर मेथड में हम तभी वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का दिया हुआ रहेगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन है तभी हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, और पिक्नोमीटर मेथड द्वारा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम फॉर्मूले को याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे पिक्नोमीटर मेथड में वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला के लिए हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको याद रखने का कोशिश किया है। ये जैसे कि W1, W2, W3, W4 ये एंटी क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं तो इस तरीके से ये सारा वैल्यू पुट हो जाता है। W1, W2, W3, W4 1 2 3 4 इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे 21 21 34 2 1 2 1 3 4 ये सारा वैल्यू माइनस माइनस माइनस, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा पिक्नोमीटर मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CU क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में हम देखते हैं D60 इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डाया 60, D60 को हम इससे डिनोट करते हैं। डिवाइड बाई D10 इफेक्टिव डाया है। जब D60 बाई D10 का जो रेशियो होता है वो हमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है।
ऐसे ही सी यू कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सी सी है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है d30 का स्क्वायर डिवाइड बाई d60 इंटू d10। ये हमें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बताता है। इससे हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा सॉइल जो है कौन सा सॉइल है और उसका रेंज क्या है। तो इसके रेंज से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सॉइल मेरा जो है किस तरीके का सॉइल है। जैसे कि देखते हैं, अगर सी यू का वैल्यू 1 आता है तो मेरा सॉइल यूनिफॉर्मली डिग्रेडेड सॉइल होगा। यदि सी यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आता है तो क्या होगा, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल या इसको हम ग्रेवल बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसका डिनोटेशन है GW, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, इसका जो कर्व आता है, जो हम कर्व डिनोट करते हैं, तो ये इंक्लाइन कर्व आता है। ठीक है, सी यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आता है तो वेल ग्रेडेड सैंड होता है, वेल ग्रेडेड सैंड। ये भी कर्व जो है, इसका कर्व जो है प्लॉट करने पे इंक्लाइन कर्व आता है। और यदि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो वेल ग्रेडेड सैंड। सीसी का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करता है, इक्वल टू ग्रेटर देन 1, लेस देन इक्वल टू 3 वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड। ये देखेंगे, अगर 1 से स्मॉल हो, 1 से अगर ज्यादा हो जाए, 3 से कम हो जाए, उसके बीच में रेंज करता है तो गैप ग्रेडेड सॉइल होगा। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम पुट करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए। पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है वो क्या है, उसके लिए हम ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी क्या है। जैसे कि वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी का डिनोटेशन मैंने किया है वी, वैसे इसमें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G-1 गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर, G-1 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। यहाँ पे डी क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल है। आगे देखते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आईपी से डिनोट करते हैं और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो रेंज होता है वो है 0 से 17 और इसके लिए इसको डिफाइन किया गया है कि किस तरीके का ये सॉइल है। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरा 0 है तो वो सॉइल क्या है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 आता है तो लो प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 to 17 है तो मीडियम प्लास्टिक सॉइल है। और अगर ग्रेटर देन 70 आया तो सॉइल कौन सा हो जाएगा, हाईली प्लास्टिक सॉइल हो जाएगा। ऐसे ही कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आईसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को डिनोट करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि WL माइनस WN डिवाइड बाई WL माइनस WP, जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो मेरा कंसिस्टेंसी इंडेक्स आ जाएगा। ऐसे ही लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में रिलेशन है कि लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने उसी से डिराइव किया है, लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोडिटी इंडेक्स, IF से डिनोट करते हैं। फ्लोडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइड बाई log 10 N2 बाई N1। ये याद रखेंगे तो हम फ्लोडिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। हमने जैसे कि ऊपर में देखा था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन यदि 4 हो तो मेरा जो सॉइल किस नेचर का होगा, सिल्ट होगा। ये सॉइल जो है सिल्ट होगा, जिसका डिनोटेशन है M। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 होने पे क्या होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि ग्रेटर देन 7 हुआ तो सॉइल क्लेई नेचर का होगा, क्ले होगा। 4 से कम होने पे सिल्ट, ग्रेटर देन 7 होने पे क्ले। और 4 से 7 के बीच में यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स लाई करता है तो ये डुअल नेचर का सॉइल होगा। जैसे कि ये इसका डुअल नेचर होने के कारण क्ले सिल्ट, क्ले और सिल्ट दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं ये। अब ए लाइन अगर हम देखेंगे कि जो एटरबर्ग लिमिट होता है और उसमें ए लाइन जो होता है, ए लाइन के ऊपर का जो भी सॉइल है वो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है और ए लाइन के नीचे का सॉइल जो भी होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल जो है लेस देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन यदि होता है तो मेरा जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, बिलो ए लाइन होगा। ए लाइन क्या है,
एक एटरबर्ग लाइन होता है जिसको कि प्लॉट करते हैं हम, और ये देखते हैं वाटर कंटेंट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में एक चार्ट बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट होता है और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, और इसके बीच में एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं अलग अलग वाटर कंटेंट के रेंज के लिए। एक ए लाइन ड्रॉ किया जाता है और ये देखा जाता है कि सॉइल ए लाइन के ऊपर है या ए लाइन के नीचे है। तो जब भी हम देखते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मेरा नेचुरल कंडीशन का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो डेटा गिवन होता है वाटर कंटेंट पे, अलग अलग वाटर कंटेंट पे, अलग अलग प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के रेंज में, उससे अगर हम चेक करते हैं कि मेरा जो सॉइल है और उसका रेंज क्या आया प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, और ए लाइन के इक्वेशन से प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या आ रहा है, वो उससे जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर मेरा छोटा आ रहा है किससे, ए लाइन के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, तो ए लाइन के बिलो मेरा क्या बनेगा, वो सॉइल एग्जिस्ट करेगा, जो कि सॉइल कौन सा होगा, सिल्ट होगा। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल ग्रेटर देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन आता है तो ये एबव ए लाइन होगा और ये क्ले होगा। और जैसे कि ए लाइन के बारे में मैं बता रहा था, ए लाइन का जो इक्वेशन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए वो 0.73 WL-20 होता है। यू लाइन के लिए, यू लाइन अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि यू लाइन का जो इक्वेशन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का 0.9 WL-8 होता है। ये एग्जिस्टिंग कंडीशन है, अपर लिमिट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरा प्लास्टिसिटी चार्ट है। इसी चार्ट के बारे में मैं अभी बता रहा था। यदि 4 से नीचे है तो मेरा जो सॉइल है वो सिल्ट बनेगा, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से ऊपर है तो ये क्ले नेचर का होगा। और ये है ए लाइन, ए लाइन का इक्वेशन यही है 0.73 WL-20। इस ऐसे हम चेक करते हैं कि आईपी ऑफ सॉइल जो है आईपी ऑफ ए लाइन से बड़ा है या छोटा है, तो ये मेरा ए लाइन के ऊपर का सॉइल आएगा और ए लाइन के नीचे का सॉइल बनेगा। और अलग अलग यहाँ वाटर कंटेंट का वैल्यू है, लिक्विड लिमिट का वैल्यू है 8, 20, 35, 50% में। इस तरीके से हम सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टफनेस इंडेक्स के बारे में। टफनेस इंडेक्स जो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लोडिटी इंडेक्स का रेशियो है IP डिवाइड बाई IF इक्वल टू IT। ये है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स का जो रेंज होता है 0 से लेके 3 तक होता है। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, 3 भी, 3 से छोटा। ये IT का टफनेस इंडेक्स का रेंज है। टफनेस इंडेक्स क्या होगा, यदि फ्लोडिटी इंडेक्स, यदि सॉइल का फ्लोडिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि सॉइल काफ़ी लिक्विड स्टेट में होगा और उसके पास शियर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होगा और टफनेस इंडेक्स उसका काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये रेशियो है, ये टर्म है फ्लोडिटी इंडेक्स। यदि बढ़ेगा तो टफनेस इंडेक्स मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे ही श्रिंकेज लिमिट के बारे में देखेंगे। श्रिंकेज लिमिट को डिनोट किया है WSH से। श्रिंकेज लिमिट जो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है। इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को हम जान लेंगे, जैसे कि श्रिंकेज लिमिट WSH, ये 1/GM - 1/G। यहाँ पे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यहाँ पे नेचुरल में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है। इसका जो डिफरेंस होता है ये हमारा श्रिंकेज लिमिट बताता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना जरूरी है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ पे हम जानते हैं कि GS जो होता है ग्रेटर देन होता है GM। तो ये पहले भी हमने देखा था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था कि GS जो होता है ग्रेटर देन GM होता है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा छोटा होता है। एक फॉर्मूला श्रिंकेज, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि श्रिंकेज रेशियो क्या है। श्रिंकेज रेशियो को जब हम देखेंगे तो श्रिंकेज रेशियो का भी किसी कंडीशन में श्रिंकेज रेशियो जो होता है GM के इक्वल हो जाता है, क्योंकि V2 - V1 डिवाइड बाई VT डिवाइड बाई W2 - W1 इंटू 100। ये एक फॉर्मूला है। श्रिंकेज रेशियो को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यदि गामा ड्राई दिया हुआ है यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो श्रिंकेज रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, जैसे कि GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा D डिवाइड बाई गामा W। तो ये किसके इक्वल है, श्रिंकेज रेशियो के इक्वल है। तो इसीलिए मेरा श्रिंकेज रेशियो क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है। तो इस फॉर्मूले को यदि हम ऊपर श्रिंकेज लिमिट में पुट करते हैं तो देखते हैं 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था, मेरा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी था, उसके जगह पे SR इक्वल टू GM है, तो मैंने SR पुट किया। तो WSH श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई श्रिंकेज रेशियो माइनस 1/G स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड।
अब जी निकालने डायरेक्ट यदि आ जाएगा तो हम इसी को फॉर्मूले को इंटरचेंज करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, श्रिंकेज रेशियो मैंने देख लिया, श्रिंकेज लिमिट देख लिया। अब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इसको VS कैपिटल V बेस एस से डिनोट किया है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है? टोटल वॉल्यूम माइनस ड्राई वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम इनटू 100। ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकल के आएगा। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, श्रिंकेज रेशियो इनटू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस श्रिंकेज लिमिट इनटू 100। ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ जाएगा। लीनियर श्रिंकेज के केस में इस तरीके से देखेंगे 1 माइनस L एवरेज डिवाइड बाई L नॉट इंटू 100, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आ सकते हैं। डिग्री ऑफ श्रिंकेज, डिग्री ऑफ श्रिंकेज को देखेंगे टोटल वॉल्यूम माइनस ड्राई वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और डिग्री ऑफ श्रिंकेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। जैसे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम माइनस ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू क्या है? ड्राई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे टोटल वॉल्यूम का रिस्पेक्ट में है, तो ये डिग्री ऑफ श्रिंकेज है। आगे देखेंगे टोटल वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज यदि इंक्रीज करता है तो यानी कि प्लास्टिसिटी क्या है? इंक्रीज करेगा। सॉइल का यदि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लास्टिसिटी भी इंक्रीज होगा, यानी कि प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से जब हम देखेंगे डिग्री ऑफ श्रिंकेज, डिग्री ऑफ श्रिंकेज इंक्रीज करता है तो प्लास्टिसिटी मेरा क्या होता है? सॉइल का डिक्रीज करता है। तो इसका कुछ टेबल है जो कि देख लेते हैं। डिग्री ऑफ श्रिंकेज यदि लेस देन 5 हो तो प्लास्टिसिटी गुड है। डिग्री ऑफ श्रिंकेज 5 to 10 के बीच में लाई करता है तो मीडियम प्लास्टिसिटी सॉइल होता है। 10 to 15 पे पुअर प्लास्टिसिटी और ग्रेटर देन 15 डिग्री ऑफ श्रिंकेज होने पे वेरी पुअर। नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? ST से डिनोट किया है मैंने, देखा है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ये अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है जो नेचुरल कंडीशन में है। इसके बाद यदि हम सैम्पलर का यूज करते हैं और सॉइल निकालते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, तो जो सॉइल होता है वो डिस्टर्ब्ड सॉइल हो जाता है। उसका शियर स्ट्रेंथ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, स्टार्टिंग का उसका स्ट्रेंथ और बाद के स्ट्रेंथ में डिफरेंस आता है। तो ये यहाँ पे UCS अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सॉइल का, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल का, और यहाँ पे डिस्टर्ब सॉइल सैंपल का। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। एक्टिविटी, नेक्स्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी को ऐसे से डिनोट किया जाता है। एक्टिविटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स। ये क्ले पार्टिकल्स का परसेंटेज रहेगा, टोटल क्ले नहीं रहेगा, सिल्ट नहीं होगा। यहाँ पे परसेंटेज क्ले पार्टिकल कितने होते हैं उस किसके लिए? प्लास्टिसिटी, इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे। इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स के जब हम रेशियो लेंगे तो हमारा एक्टिविटी आगे रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स को रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइड बाई मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। इसको हम इस तरीके से भी यदि यूनिट वेट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो इस तरीके से देख सकते हैं डेंसिटी इंडेक्स को 1 डिवाइड बाई गामा मिनिमम, क्योंकि गामा मिनिमम यूनिट वेट कब मिलेगा? जब वॉइड रेशियो बहुत मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम वॉइड रेशियो पे मिनिमम यूनिट वेट मिलेगा। इस तरीके से ये नेचुरल कंडीशन का है। ये 1 डिवाइड बाई गामा मिनिमम। गामा मिनिमम कब? जब मैक्सिमम वॉइड रेशियो। गामा मैक्सिमम कब? जब मिनिमम वॉइड रेशियो। तो ये डेंसिटी इंडेक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस जो होता है वो गामा ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाई मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इंटू 100। ये रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस मेरा आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सीपी। ये सीपी जो होता है कोलैप्स पोटेंशियल निकाला जाता है। कोलैप्स पोटेंशियल के लिए डेल्टा वी डिवाइड बाई वी नॉट, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, या फिर इसको चेंज इन थिकनेस या चेंज इन हाइट डिवाइड बाई इनिशियल हाइट। ये देखते हैं जो कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्शन के पहले का ये हाइट है डिवाइड बाई जितना कॉम्पैक्शन हुआ है वो, ये इसका रेशियो होता है कोलैप्स पोटेंशियल। कोलैप्स पोटेंशियल ये फॉर्मूला जो है एग्जिस्ट करता है। कोलैप्स पोटेंशियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई मतलब कि चेंज इन ई नोट माइनस E1 या फिर E1 माइनस ई नोट, जो भी बड़ा है इस बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंट इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो जो है कोलैप्स पोटेंशियल बताता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर को देखा है जिसमें से कि सारा इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में जाना, प्लास्टिसिटी, लिक्विडिटी, डेंसिटी इंडेक्स,
श्रिंकेज लिमिट और कुछ इंटर रिलेशनशिप सारे पार्ट जो हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टी थे उनके बीच में देखा, वाटर कंटेंट निकालने का कुछ फॉर्मूला देखा, CU/CC ये सब के बारे में निकाला। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो है परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस और सीपेज एनालिसिस। ये हमने शॉर्ट रिवीजन के लिए बनाया है फॉर्मूला, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पुट करके इससे आंसर निकाला जा सकता है और काफ़ी आसानी होगी इसको देख लेने के बाद और याद कर लेने के बाद। थैंक यू।